सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के समस्त विषयों को जानना एक कठिन कार्य है, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जो कि अनिवार्य हैं। जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली, जन्म कुंडली, नवांश, होरा, त्रिशांश और बहुत सारे जो ऐसे विषय हैं जिनको हम वर्ग कुंडली चार्ट के हिसाब से अलग अलग समझने में कामयाब हो सकते हैं, अगर तो गुरु कृपा की बदौलत। जन्म कुंडली में जब किसी ग्रह का निर्णय बुरा हो तो उस बुरे ग्रह के निर्णय का प्रतिफल जानने के लिए हमें अंतिम निर्णय नवांश कुंडली से पता चलता है। अब नवांश कुंडली है क्या, इसके बारे में हम आपको चार्ट के माध्यम से थोड़ा बताएंगे, समझेंगे। किसी एक ग्रह या एक राशि में 9 नवांश। नवांश का तात्पर्य क्या है? नवा अंश जो होता है राशि का, उसको भाग्यांश कहते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में 9th हाउस भाग्य है। इसी प्रकार से प्रत्येक राशि का नवांश प्रत्येक ग्रह के अनुसार अनुभव में आता है। जैसे मान लो आपके जन्म कुंडली में पत्नी के घर का आपको भाग्यांश जानना है कि पत्नी के भाग्य का अंश स्वामी किस में बैठा हुआ है। अब जन्म कुंडली के दूसरे पहलू पर D9 चार्ट पर हम बात करते हैं। जन्म कुंडली में नवम अंश पत्नी के घर का स्वामी किस जगह पर बैठा है, इसको जानने के लिए हमें उस घर में जो ही नवांश कुंडली है में जाना पड़ता है। और उस नवांश कुंडली में भी क्या विधान है, जरा ये भी समझिए। नवांश में जैसे लग्न में बैठे हुए ग्रह को लग्नांश युत कहते हैं। धन में बैठे हुए जन्म कुंडली के अलावा जो नवांश कुंडली में है, वो द्वितीय भाव को धनांश कहते हैं। ऐसे ही तृतीय भाव को पराक्रमांश कहते हैं, चतुर्थ भाव को सुखांश कहते हैं, पंचम भाव को पुत्रांश विद्यांश और छठे भाव को रोगांश, क्योंकि ऋण का भी घर है, शत्रु का भी घर है, तो शत्रुआंश भी कहा जाएगा। इसी तरह जन्म कुंडली में जो सप्तम घर का स्वामी है, यदि वो जायांश में बैठा हो तो लाभ देगा। इसी तरह अष्टमांश जो मृत्यु के घर का स्वामी है, वो किस अंश में बैठा हुआ है, भाग्यांश कहाँ बैठा हुआ है, कर्मांश कहाँ बैठा हुआ है, लाभांश कहाँ बैठा हुआ है और व्ययांश कहाँ बैठा हुआ है। तो जन्म कुंडली में हमें जब भी नवांश देखना हो तो क्या विधान है, आइए हम एक ऐसी कुंडली देखते हैं जिसमें उस व्यक्ति को एक की जगह 2 विवाह करने पड़े। पहले विवाह को तोड़ने के बाद दूसरा विवाह भी आखिर टूट ही गया। तो एक उदाहरण के लिए, हम समझने के लिए यह कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे कि कैसे हम इस नवांश में इस वैवाहिक क्रम को जो फलादेश है कैसे देखें। अब इस कुंडली को देखिए, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली आपके सामने 2 कुंडलियां बनी है, एक ये और एक ये नवांश कुंडली है, ये जन्म कुंडली है। अब इस जन्म कुंडली में लग्न मेष है, लग्न में नीच के शनि बैठे हुए हैं तथा मंगल चतुर्थ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। फिर केतु बुध पंचम बैठे हुए हैं, शुक्र छठे बैठे हुए हैं, जो कि विवाह के स्वामी यानी कलत्र के स्वामी जो शुक्र छठे बैठे हुए हैं। ठीक है,
चंद्रमा के साथ राहु यहां पर बैठे हुए 11वें घर में। ये हो गई जन्म कुंडली। एक बार हम जन्म कुंडली पर भी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। लग्न का स्वामी जब नीच का हो जाए और वो भी सूर्य के साथ, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है, इस व्यक्ति में काम भावना, आसक्ति और क्रोध तथा बहुत अधिक ये व्यक्ति थोड़ा भाव किस्म का हो जाता है। अब शनि, मंगल, सूर्य, ये तीनों ग्रहों का जरा जो सामंजस्य है वो देखें। जो सुख का स्वामी है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है ग्रहण में, इस व्यक्ति को क्या सुख हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। पुनः शनि की जो अधिष्ठित राशि है उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि की राशि में। मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा शनि के सदृश्य और मंगल चंद्रमा के सदस्य, चंचल जब मंगल चंद्रमा की तरह हो जाएंगे तो चंद्रमा चंचल स्वभाव का होता है और मंगल चंद्रमा की राशि में चंद्रमा की भांति चंचल बना देते हैं, यानी मन को भोग भाव वृत्ति में लगाने वाले होते हैं। पुनः शनि नीच के हैं, तृष्णा कारक, काम कारक, भोग कारक, और एक प्रकार से शनि जो उनकी गति है बहुत मंद है, इसलिए मंद कारक हो गए। अब ये कुंडली चंद्रमा राहु, मंगल सूर्य, लग्न में शनि प्रभावित हो गई। पुनः सप्तम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में बुध की राशि में आकर के बैठ गया। छठे भाव में कन्या राशि के अंतर्गत बुध अकारक हो गया, तो विवाह का स्वामी शुक्र छठे घर में शत्रु पक्ष में जब बैठ जाएगा तो पहली पत्नी से शत्रुता होने के नाते उससे संबंध विच्छेद तो हो ही जाएगा। पुनः द्वादशेश जो 12वें घर का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, सप्तम भाव में, यहां का स्वामी भोग भूमि का कारक है, इसलिए जब बृहस्पति यहां आएगा तो शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में, तो भी पत्नी के साथ जीवन, पति के साथ जीवन सुखमय नहीं होता। कुंडली का मत स्पष्ट हो गया। अब नवमांश कुंडली में हम देखते हैं क्या नवमांश कुंडली के हिसाब से इस व्यक्ति का विवाह सुखद होगा। ठीक है, अब हम नवमांश में आ जाते हैं। नवमांश में लग्न मेष है, शुक्र अपनी राशि वृष में बैठे हुए हैं, केतु मिथुन राशि जो कि नीच में, मिथुन केतु में नीच के होते हैं, वहां बैठे हुए हैं। पुनः प्रेम भाव का स्वामी सूर्य 12वें घर में बैठे हुए हैं। पुनः छठे भाव के स्वामी शुक्र कुटुंब नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं। हालांकि इसका विधान अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ वैसे चर्चा कर रहा हूं। फिर देखिए, जो नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है वो अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर बैठे हुए हैं। पुनः मंगल शत्रु राशि शनि की राशि में विराजमान बैठे हुए हैं। राहु यहां पर नीच के हो गए और बुध भी यहां अपने नीच का प्रतिफल देते हैं। ठीक है, अब हमें यहां देखना है कि कैसे जाने। जातक ने दो बार विवाह किया और 2 बार तलाक लिया, यद्यपि 7वें भाव का स्वामी अपने नवांश में स्थित है, यहां का स्वामी शुक्र अपने नवांश में स्थित है, यानी वृष राशि में। नवांशेष शुक्र राशि कुंडली में, नवांशेष शुक्र राशि कुंडली में, फिर से देखिए यहां का स्वामी नवांशेष शुक्र राशि कुंडली में नीच का बैठा हुआ है कन्या राशि में। ठीक है, अब ये बात 7वें भाव के संबंध में है जो कि पहले विवाह के लिए जाना जाता है। ठीक, अब दूसरा विवाह हम कहां से देखते हैं? सामान्यतः नवम भाव से देखा जाता है। दूसरा विवाह, नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है यहां पर, और बृहस्पति कहां बैठा है? नवांश कुंडली में देखिए वृश्चिक नवांश में बैठा हुआ है। राशेष यानी राशि का स्वामी जो मंगल है
राशि का स्वामी यहाँ का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति। और मंगल अगर जन्म कुंडली में आकर देखें तो कहां बैठे हैं, नीच के बैठे हुए हैं। तो यहां का स्वामी राशेष मंगल जन्म कुंडली में सूर्य के साथ नीच में बैठे हुए हैं, और अस्त हैं, सूर्य के साथ कोई ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है, इसलिए उसका दूसरी पत्नी से भी संबंध विच्छेद हो गया। अब इस पे आप पुनः पुनः विचार करें कि जन्म कुंडली से बिल्कुल नवमांश कुंडली देखने का तरीका भिन्न होता है, क्योंकि यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि लग्न का स्वामी नीच का है और नीच का स्वामी मंगल चतुर्थ दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव पत्नी भाव को देख रहा है, और पत्नी भाव का स्वामी शुक्र जो नीच में बैठा हुआ छठे घर में शत्रुता करता है, पहली पत्नी को रिश्ता तोड़वा देता है। फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि के कारण, मुकदमेबाजी के कारण रिश्ता टूटा और दोबारा फिर से शादी हुई, और यह शादी सुखद नहीं हुई। कारण क्या है, जब सप्तम स्थान का स्वामी भोग भाव का स्वामी नीच छठे स्थान में बैठ जाए तो उसकी मृग तृष्णा काम पिपासा शांत नहीं होती, एक विवाह करे चाहे दो विवाह करे चाहे जितने करे। इस प्रकार से नवमांश कुंडली देखने की एक ये प्रक्रिया आपके सामने हमने प्रस्तुत की। तो ये जो नवमांश चक्र आपको मैंने दिखाया, दोनों ही यानी कि जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों ही एक ही राशियों में से उदित हुई हैं। मेष लग्न जन्म कुंडली में भी है और मेष लग्न नवांश कुंडली में भी है। अब इस नवांश से आपको कुछ थोड़ा समझ में आया होगा अगर आपने प्रयास किया है तो। नहीं किया है तो फिर हम दोबारा आपको प्रयास करने के लिए बोलेंगे। हिम्मत नहीं हारना, सीखना है, जानना है। ज्योतिष के विषय को जितनी बार आप पुनरावृत्ति करेंगे, उस विषय को पढ़ेंगे, उस विषय के साथ उतना ही आप अवगत होते जाएंगे। तो इस कुंडली और नवांश कुंडली के माध्यम से आपको यह पता चला कि जातक ने 2 विवाह किए, लेकिन दोनों विवाह में रिश्ता टूट गया। अब हम और अगले वीडियो में आपको दूसरे प्रकरण देंगे, विषय देंगे, सब्जेक्ट देंगे, जिससे आपको नवांश देखने का पूरा योग, युक्ति, तरीका आ जाए। इस तरह से हम कई बार पुनरावृत्ति करेंगे नवमांश देखने की। फिर हम दशमांश पर चर्चा करेंगे, फिर त्रिशांश पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम वर्ग कुंडलियों पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हम भी किसी भी विषय में बहुत ज्यादा देर तक लगे रह करके समय व्यतीत करना नहीं चाहते। समय बड़ा कीमती है। ईश्वर की तरफ चलने के लिए हम अपने ज्योतिष को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल धन समृद्धि की तरफ जाने के लिए मेरा कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इससे हमारा भरण पोषण करती है माँ भगवती सरस्वती जगदम्बिका। तो आप लोग देखते होंगे हम बहुत कम आपको नंबर देते हैं, किसी वीडियो में भी वीडियो में ज्यादा नंबर नहीं देते, ताकि हमारा समय बचे और आप खाली समझें, सीखें, जानें। यही उद्देश्य को लेकर के हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।